बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और ये है अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस। मर्चेंडाइज उस सामान को कहते हैं जो हम आगे सेल करने के लिए ख़रीदते हैं किसी होल सेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसकी अकाउंटिंग उसी तरह होती है जिस तरह सर्विसेज के बिज़नेस की होती है, लेकिन इसमें बस ये फ़र्क आता है कि कुछ अकाउंट्स के नाम डिफरेंट होंगे। तो हम क्विक स्टडी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्विक स्टडी 5-1। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग परचेजेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। हमें कुछ एंट्रीज दी हुई हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, हमने इनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। उसके आगे है शो स्पॉटिंग कैलकुलेशंस एंड अज्यूम अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हमने साथ में इनकी कैलकुलेशंस भी बतानी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्विक स्टडी 5-1। इधर हम डेट लिखेंगे, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, इधर डेबिट और यहाँ क्रेडिट। सबसे पहले है हमारे पास मार्च 5 को परचेज 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विद द लिस्ट प्राइस ऑफ $5 पर यूनिट। हमने 500 यूनिट्स परचेज किए हैं, एक यूनिट की प्राइस है $500। द परचेजर इज़ ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। जो परचेजर है उसको 20% डिस्काउंट मिला है। टर्म्स ऑफ सेल आर 2/10 N/60 इन्वॉइसेस डेटेड March 5। अब इस बात का मतलब क्या है, हम पहले ऊपर से सॉल्व कर लें, उसके बाद हम इसको देखते हैं। इधर है परचेज 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं और एक यूनिट है $5 का, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाता है 2500। हमने अकाउंटिंग में जब हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है तो हमने मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल में वेरी स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हमने सारी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो हमने मनी यूनिट्स में करनी है। मतलब हम ये नहीं लिखेंगे कि हमने 500 यूनिट्स परचेज़ किए हैं, हम उनकी कॉस्ट लिखेंगे जो कि है 2500। तो 2500 है और द परचेजर इज़ ग्रांटेड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। हमें इस 2500 पर 20% डिस्काउंट मिला। उसको कैसे निकालेंगे? 2500 मल्टीप्लाई बाय 20%, यह आ जाता है 500, यानी 2500 माइनस 500 कर देंगे। 2000 की हमें ये प्रोडक्ट्स मिली हैं। उसके बाद है टर्म्स ऑफ सेल आर 2/10 एंड N/60। 2/10 का मतलब है कि अगर हमने 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दी तो हमें 2% डिस्काउंट मज़ीद मिलेगा, लेकिन अगर हमने 10 दिनों के बाद पेमेंट की तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और 10 दिनों के बाद भी हमें 60 डेज़ के अंदर पेमेंट अपनी देनी है। हमने जो ये प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं हमने फौरी तौर पर कैश पे नहीं किया बल्कि हमने क्रेडिट पर लिया। तो अब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इधर हम लिखेंगे 5 और हमने प्रोडक्ट्स जो परचेज़ किए हैं वो आगे सेल करने के लिए किए हैं, तो ये है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि है हमने परचेज़ की है 2500 की तो प्रोडक्ट्स थी, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिला है 20%, तो उससे ये प्रोडक्ट्स 2000 की होगी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 2000 की। और हमने अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब हमारी बढ़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अकाउंट्स पेएबल यानी अभी हमने पे करना है 2000। और हमें इधर क्वेश्चन में कहा गया था ऊपर कि शो स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस, हमने इसकी कैलकुलेशंस भी शो करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली कैलकुलेशन है हमारी कि 500 प्रोडक्ट्स और $5 की हैं, तो ये आ जाता है $2500। नेक्स्ट है
और दूसरी हमारी कैलकुलेशन है कि 2500 मल्टीप्लाई बाय 20%, 20% जो आ जाता है 500, और फिर हमने इस 500 को 2500 से माइनस कर दिया, 2500 माइनस 500। तो ये हमारी 3 स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 7 की। रिटर्न 50 डिफेक्टिव यूनिट्स फ्रॉम मार्च 5 परचेज एंड रिसीव्ड फुल क्रेडिट। हमने जो 500 यूनिट्स परचेज़ किए थे उसमें से 50 यूनिट्स डिफेक्टिव थे, हमने वो वापस कर दिए हैं और उनके जो पैसे थे वो हमें वापस मिल गए हैं। तो इधर हम लिखेंगे 7। अब हमें जो 50 यूनिट्स मिले हैं तो हमने देखना है कि हमें कितने पैसे वापस मिलते हैं। तो हम एक यूनिट की प्राइस थी $5, तो हम 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 500 का क्या, 50 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाता है 250। इसका मतलब है कि हमें जो डिफेक्टिव यूनिट्स मिले थे हमने उन यूनिट्स को वापस भेजा था। वो डिफेक्टिव यूनिट्स किस चीज़ के थे, वो थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के। हमने 250 रुपीज़ की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वापस भेज दी है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक एसेट अकाउंट होता है और जब हमारा एसेट कम हो गया, हमने वापस भेजा वो कम हो गया, तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये हो गई $250 की। साथ अब हम इसमें डेबिट में क्या लिखेंगे। अगर तो हमने 5 मार्च को कैश पे किया होता तो हम इधर कैश लिखते, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब उनको वापस की तो वो हमें कैश देते ना, हमें हमारी पेमेंट वापस करते। लेकिन इधर हमने अभी पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है हमारी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई, $250। अकाउंट्स पेएबल 250। अब इसकी स्पॉटिंग कैलकुलेशन क्या होगी, इसकी सिंपल होगी कि 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $5 इज इक्वल 250। अब हम लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मार्च 5 परचेज लेस द रिटर्न ऑन मार्च 7। अब हमने क्या किया कि हमें मार्च 15 को हमने मार्च 15 को जिनसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ख़रीदी थी उनको पेमेंट दे दी है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है। और साथ ही मार्च 7 को जो हमने 250 यूनिट्स की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वापस की थी हमने उसको भी डिडक्ट करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्च 5 की पहली ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर हमने 10 दिनों में पैसे दे दिए तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, और हमने मार्च 15 को पेमेंट कर दी है, इसका मतलब 10 दिनों में हमने पैसे दे दिए हैं। तो अब हम इसमें 2% डिस्काउंट भी ऐड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, $250 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इसमें से माइनस करेंगे। $250 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने वापस की है, तो हमने कैश पे किया, इसका मतलब है सिंपली हमारा कैश कम हो जाएगा, कैश हम इसमें क्रेडिट कर देंगे। और अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो अकाउंट्स के नाम क्या होंगे, अकाउंट्स पेएबल और कैश। 15 मार्च इधर लिखेंगे। अकाउंट्स पेएबल हमने डेबिट करना है और कैश हमने क्रेडिट करना है। अब हमें देखना है कि इनमें वैल्यूज़ क्या लिखेंगे। हम देखते हैं कि 2000 की 2000 हमारे अकाउंट्स पेएबल में था, 2000 में से 250 हमने डेबिट कर दिया। 2000 माइनस 250 या था 1750। अब इस 1750 को 1750 मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे। ये 2% इसलिए है कि हमें 2% जो डिस्काउंट मिला है, हमने 10 डेज़ में पेमेंट किया इसलिए। या था 35। अब हमने क्या करना है, 1750
माइनस 35, 1715, हमें $35 का डिस्काउंट मिला। तो अकाउंट्स पेएबल में हम इधर डेबिट करेंगे 1715, नहीं इधर अकाउंट्स पेएबल में हम, एक मिनट, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हमने सिंपल 2000 में से 250 माइनस करने हैं। 2000 माइनस 250, यहाँ था 1750। इधर अकाउंट्स पेएबल में हम पूरा 1750 लिखेंगे। 1750 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने अकाउंट्स पेएबल मतलब जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे उनके पैसे हमने इसमें से निकाल दिए। हमें थर्ड ट्रांजैक्शन में ये कहा था, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि 2% डिस्काउंट भी अप्लाई करना है। अब वो जो 2% डिस्काउंट है ना, वो हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। हमने कैश में पैसे कितने देने हैं उसके लिए हम 1750 माइनस 35 करेंगे, तो आते 1715 और साथ इधर हम लिखेंगे डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे और वो कितना है 35। अब इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो ये सिंपल 1750 ही बनता है, यानी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमारा बराबर हो गया है। अब इसकी हमने स्पोर्टिंग कैलकुलेशन क्या शो करेंगे कि पहले हम दिखाएंगे कि 2000 माइनस 250, ये 2000 हमने पहली एंट्री से लिया और 250 हमने सेकंड से लिया। 2000 माइनस 250, आंसर हमारे पास आ गया 1750 और फिर 1750 को हमने मल्टीप्लाई किया 2% से, उसका आंसर आता है 35 और फिर इस 35 को हमने माइनस किया 1750 से, तो हमारे पास आ जाता है 1715। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ट्रांजैक्शन ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, शो स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस एंड अज्यूम अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की थी। अब इस क्वेश्चन में हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स पहले वाले से मुख्तलिफ होंगी। April 1 sold merchandise for 2000, granting the customer terms of 2/10 EOM. Invoice dated April 1. The cost of merchandise is 1400. हमने मर्चेंडाइज सेल की है 2000 की और कस्टमर को कहा है कि अगर उसने 10 दिन में पैसे दे दिए तो हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे। ये 2/10 को हमने पिछले क्वेश्चन में समझ लिया था। नेक्स्ट है इनवॉइस डेटेड April 1। April 1 को ये डील हुई है। द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज 1400, जबकि जो मर्चेंडाइज है उसकी असल कीमत है 1400 की, हमने 600 के प्रॉफिट पर सेल किया। इसके ट्रांजैक्शन अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम इधर डेट लिखेंगे April 1। April 1 को अब हमने 2 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अभी देखते हैं कि वो कौन सी हैं। अभी कस्टमर ने क्योंकि हमें पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि हम इधर कैश की जगह लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, जो कि है 2000 और जो हमारी सेल्स है वो भी है 2000 की।
नेक्स्ट हमें पता कैसे चला कि कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि हमने उसको ग्रांटिंग द कस्टमर टर्म्स ऑफ 2/10 इधर ये लाइन लिखी हुई है, हमें यहाँ से पता चला। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज 1400। हमारी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारा एसेट था वो कम हो गया है। वो कितना कम हुआ है? 1400 का। इधर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे 1400 की, और साथ इधर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमने जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल की है वो थी 1400 की। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है अप्रैल 4 की। द कस्टमर इन द अप्रैल 1 सेल रिटर्न मर्चेंडाइज एंड रिसीव्ड क्रेडिट फॉर 500। द मर्चेंडाइज विच हैड कॉस्ट 350 इज रिटर्न टू इन्वेंट्री। अब हमें कहा गया है कि अप्रैल 1 को जो हमने मर्चेंडाइज 2000 की सेल की थी उसमें से हमें कस्टमर ने वापस कर दी है 500 की। अब हमने क्योंकि कस्टमर को प्रॉफिट पर सेल की थी तो जो असल कॉस्ट थी वो थी 350 उस मर्चेंडाइज की, और कस्टमर ने हमें वापस की है 500 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले कस्टमर से 2000 लेने थे, लेकिन अब हमने कस्टमर से 1500 लेने हैं, यानी 500 कम लेने, क्योंकि वो हमें 500 की इन्वेंट्री वापस कर चुका है। तो इधर 2 में हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ये कितना है 500 का, और साथ हम अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट अकाउंट होता है हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसको क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि अब हमने 500 कम लेना है। साथ ही हमारे पास मर्चेंडाइज वापस आ गई है 500 की, 350 की हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वापस आ गई है। तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे इधर डेबिट में 350 की, और दूसरा हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी हम 350 क्रेडिट कर देंगे। यानी जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन जब वो कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट किया। नेक्स्ट है रिसीव्ड पेमेंट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द अप्रैल 1 सेल लेस द रिटर्न ऑन अप्रैल 4। हमने इन्वेंट्री सेल की थी अप्रैल 1 को और हमें अप्रैल 11 को पेमेंट मिल गई। इसका मतलब है कस्टमर ने हमें 10 डेज़ में पेमेंट की है, तो अब हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे। साथ ही हम देंगे जो हमने अप्रैल 4 को कस्टमर ने हमें 500 की इन्वेंट्री वापस कर दी थी, हमने इसको वो डिस्काउंट भी देना है। तो इसकी क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे अप्रैल 11 में हमने कैश डेबिट करना, क्योंकि हमें कैश मिल गया है, और हमें कैश कितना मिला है उसके लिए हम जो अकाउंट्स पेएबल में हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल में हमारे पास पहले 2000 था डेबिट में, फिर 500 क्रेडिट में हो गया। अब डेबिट में से हम हमेशा क्रेडिट माइनस करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं 2000 माइनस 500, ये बनता है 1500। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से 30। अब हमने 1500 में से 30 माइनस करना है, 30 का हमने डिस्काउंट दिया, या था 1470। कैश में फिर हमने लिखा 1470 हमें कैश रिसीव हुआ है। साथ हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, जो कि है $30 का, और फिर हम अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें सारे पैसे मिल चुके हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल को अब हमने क्रेडिट कर देना है, और उसको हम 1500 से क्रेडिट करेंगे। और इसकी हमने स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस भी शो करनी थी, तो वो हम क्या लिखेंगे इधर देखते हैं पहले कि हमने पहले 2000 माइनस 500 किया, यह आ गया हमारे पास 1500,
फिर 1500 में 1500 को हमने मल्टीप्लाई किया था 2% से, आंसर आया था 30, और फिर हमने 1500 में से माइनस किया 30 को, तो हमारे पास आंसर आया है 1470। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5- क्विक स्टडी 5-3। Compute net sales, gross profit and the gross margin ratio for each separate case A through D. Interpret the gross margin ratio for case A. हमें 4 केसेस दिए हैं A, B, C, D। हमने इसमें से क्या करना है, नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और ग्रॉस मार्जिन रेशो कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले नेट सेल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स डिस्काउंट माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न और अलाउंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। फिर नेट सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और आखिर में हम देखेंगे कि हमने ग्रॉस मार्जिन रेशो कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इधर लिखते हैं केस ए। केस ए में पहले हमने नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है। नेट सेल्स को इस तरह समझ लें कि नेट इनकम, हमने पहले जब सर्विसेज के लिए अकाउंटिंग की थी चैप्टर 1 में और चैप्टर 2, 3, 4 में भी, तो हम क्या करते थे, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए नेट इनकम इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इधर भी यही है कि नेट सेल्स क्या है हमारी, कि ये सेल्स हमारा रेवेन्यू हो गया, और सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस ये हो गए हमारे एक्सपेंसेस। इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। नेट सेल्स इज इक्वल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न and allowances minus discounts, sales discounts। तो पार्ट ए में हमारे पास सेल्स दी हुई है $1,30,000। इसमें से हमने सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस माइनस करना है, वो है 17,000। फिर हमने इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है, वो है 4,200। माइनस करते हैं, यह आ जाता है 1,30,000 माइनस 17,000 माइनस 4,200, ये हमारे पास आ जाता है 1,08,800। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास नेट सेल्स है उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देनी है। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जितनी भी सेल्स हुई है उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल था वो कितने का आया था, उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट सेल्स हमने अभी कैलकुलेट की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 76,600, तो ये आ जाता है माइनस 76,600 इज इक्वल 32,200।
नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है ग्रॉस मार्जिन रेशो। ग्रॉस मार्जिन रेशो का हमारे पास फार्मूला गिवन है। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारे पास थी 1,08,800, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 76,600 और हमारे पास जो नेट सेल्स है वो आ जाती है अगेन 1,08,800। इन दोनों को हमने अभी ऊपर माइनस किया था तो हम सिंपल 32,200 को 1,08,800 से डिवाइड कर देते हैं। यह आ जाता है हमारे पास 0.29। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 29%। इसी तरह हमने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में गिवन है इंटरप्रेट द ग्रॉस मार्जिन रेशो फॉर केस ए। हमने केस ए के लिए जो ग्रॉस मार्जिन रेशो निकाली है हमने उसको इंटरप्रेट भी करना है। इंटरप्रेट का मतलब है कि हमने बताना है कि ग्रॉस मार्जिन रेशो से क्या होता है। ग्रॉस मार्जिन रेशो हमें बताती है कि एक कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स बना सकती है और उनको सेल कर सकती है। तो इसमें हमारे पास ग्रॉस मार्जिन रेशो 29% आई है। इस 29% का मतलब है कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दें अपने प्रॉफिट में से तो हमारे पास 29% प्रॉफिट आता है और इस प्रॉफिट में से हम दूसरे एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं या ये कंपनी के प्रॉफिट अकाउंट में भी जा सकता है। इसका पार्ट बी देखते हैं अब हम। केस बी में भी हमने सबसे पहले नेट सेल्स फाइंड करनी है। इनके फॉर्मूले ऊपर लिख चुकी हूँ तो अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। नेट सेल्स का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि सेल्स में से हमने जो हमारे पास सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस इन दोनों को माइनस कर देना। तो सेल्स है हमारे पास 5,12,000, सेल्स डिस्काउंट है 16,500 और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है 5,000। इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 512,000, इसमें से हमने माइनस कर देना 16,500, फिर हम माइनस करेंगे 5,000, माइनस 16,500 माइनस 5,000, यह आ जाता है 4,90,500। नेक्स्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास नेट सेल्स है उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। नेट सेल्स है हमारे पास 4,90,500, इसमें से हमने माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGS हमारे पास गिवन है 3,26,700। यह आता है -326,700, 1,63,800। और लास्ट में हमने ग्रॉस मार्जिन रेशो फाइंड करनी है। इसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे।
ऊपर तो हमने लिखा था कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो ये जो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये ग्रॉस प्रॉफिट के इक्वल है। तो नीचे हम सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1,63,800 और हमारे पास नेट सेल्स है 4,90,500। इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड करना था 163,800 डिवाइडेड बाय 490,500 आता है ये 0.339। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, सिंपल आ जाता 33.39%। मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल 33.39%। ये रेशियो भी हमने निकाला। नेक्स्ट हमारे पास केस सी। केस सी में भी हमने सबसे पहले नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है। सिंपल हम सेल्स में से सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस माइनस करेंगे। 35,700 नेट सेल्स है, 400 का डिस्काउंट है और 5,000 का रिटर्न और अलाउंस है। 35,700 माइनस 500 माइनस इधर 400 माइनस 5,000। 35,700 माइनस 400 माइनस 5,000, यहाँ से 30,300। फिर हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। नेट सेल्स पहले लिखते हैं जो कि है 30,300 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 21,300। यह आ जाता है 9,000, यानी 9,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें इसकी ग्रॉस मार्जिन रेशियो कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस मार्जिन रेशियो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 30,300 मल्टीप्लाई बाय 100। $29.7। फिर हम केस डी देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमने नेट सेल्स या था 241,500। उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट इसके लिए हमने नेट सेल्स माइनस CGS करना है। 241,500 माइनस
CGS हमारे पास गिवन है 1,25,900। यह आ जाता है 1,15,600। लास्ट में ग्रॉस मार्जिन रेशो। इसके लिए हम सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स कर देंगे। नेट सेल्स है 2,41,500, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। $47.86। इनके साथ परसेंटेज का साइन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्विक स्टडी 5-4, इसमें है अकाउंटिंग फॉर श्रिंकेज परपेचुअल सिस्टम। Next IT's company ledger on July 31, its fiscal year end, includes the following accounts that have normal balances. Next IT uses the perpetual inventory system. ये जो perpetual और periodic का difference है, इसको हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे। हमें नेक्स्ट IT कंपनी जो कि कंपनी का नाम है, उसके कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, लेजर अकाउंट्स का बैलेंस दिया हुआ है। हमने क्या करना है, फिजिकल काउंट ऑफ इट्स July 31 ईयर एंड इन्वेंट्री discloses that the cost of merchandise inventory still available is 32,900. Prepare the entry to record the inventory shrinkage. हमें कुछ अकाउंट्स का लेजर का बैलेंस दिया हुआ है और हमें आखिर में एक एडजस्टमेंट करने को कहा गया है। इधर हम देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की 34,800 की, लेकिन इधर हम देखते हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 32,900 की। तो हम जिस तरह पिछले चैप्टर्स में एडजस्टिंग एंट्रीज करते थे, तो इसमें भी हमने सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। क्विक स्टडी 5-4। हमने सिंपल एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो इसको हमें कोई डेट नहीं गिवन, तो इसके लिए हम इसका डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे। इधर लिखेंगे डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट, क्रेडिट। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास पहले थी 34,800 की, और आखिर में हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रह गई है 32,900 की। हमने सिंपल क्या करना है, 34,800 को माइनस करते हैं 32,900 में से। $34,800 माइनस 32,900, हमारे पास आ गया है 1,900। इसका मतलब है कि जो हमारी 1,900 की इन्वेंट्री है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने वो सेल कर दी होगी। तो इसको हम सिंपल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,900 के हम क्रेडिट कर देंगे। हमारा एसेट था ये, और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी कम हुई है, तो एसेट जब कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब हमने देखना है कि हम डेबिट में क्या करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 1,900, तो इसमें बस हमने एक एंट्री बनानी थी और वो बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्विक स्टडी 5-5। रेफर टू क्विक स्टडी 5-4
and prepare journal entries to close the balances in temporary revenue and expenses account. Remember to consider the entry for shrinkage that is made to solve क्विक स्टडी 5-4। जिस तरह हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि हम क्लोजिंग एंट्रीज करते थे, यानी जो टेम्परेरी अकाउंट्स होते थे, 4 अकाउंट्स होते थे हमारे पास टेम्परेरी। नंबर 1 रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस, फिर इनकम समरी और फिर विड्रॉल्स। इन 4 अकाउंट्स को हम क्लोज करते थे। क्लोज इसलिए करते थे ताकि जब हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो तो इन चारों का बैलेंसेस ज़ीरो हो। ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं और बाकी परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। इधर भी हमसे क्विक स्टडी 5-5 में यही कहा जा रहा है कि जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करें। लेकिन इधर क्योंकि ये अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस है तो इधर जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं उनके नाम थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। जैसे इधर हम रेवेन्यू के लिए हमने इस क्वेश्चन के लिए डाटा हमने 5-4 वाला ही लेना है। तो इधर हमारे पास रेवेन्यू वाले अकाउंट का नाम है सेल्स और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में हमारे पास आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। यहाँ तक तो हमारे पास पहले वाले अकाउंट्स हैं, लेकिन एक्सपेंसेस में जो नए अकाउंट्स के नाम हम लिखेंगे उसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट। हम इनको भी लिखेंगे एक्सपेंसेस में। उसके बाद विड्रॉल्स में तो एज इट इज़ विड्रॉल्स वाला अकाउंट ही आएगा। अब हम इनको इनको क्लोज करते हैं जो हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट है। और साथ ही हमने क्या करना है, रिमेंबर टू कंसीडर द एंट्री फॉर श्रिंकेज दैट इज मेड टू सॉल्व क्विक स्टडी 5-4। हमने इधर जो एंट्री की थी इन्वेंट्री के लिए जो श्रिंक हो गई थी, तो हमने उसको भी रिकॉर्ड करना है। उसको इसलिए रिकॉर्ड करना है क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना होता है इधर टेम्परेरी अकाउंट्स में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस जर्नल एंट्री में भी मौजूद है, इसलिए हम इसको भी साथ लिखेंगे। इसके पहले हम एक वर्किंग थोड़ी सी कर लेते हैं कि 1900 कहाँ से आया। ये 34,800 जो हमारे पास नॉर्मल बैलेंस था, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे पास थी इन्वेंट्री 32,900 की, माइनस ये इस इक्वल करेंगे तो आता है 1900। तो अब हम करते हैं क्विक स्टडी 5-5। हमने क्या करना है, हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो हम पहले भी हमेशा रेवेन्यू अकाउंट सबसे पहले क्लोज करते थे, इधर भी हम सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट क्लोज करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट का नाम हमारे पास है सेल्स, और सेल्स में हमारे पास है 1,57,200। सेल्स को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमने सेल्स का अकाउंट क्लोज करना है हम उसको डेबिट कर देंगे 1,57,200। इसको हम डेबिट करेंगे और इनकम समरी को हम क्रेडिट कर देंगे। इनकम समरी एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि हम खुद बनाते हैं सारे अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। 1,57,200। इसका हम साथ ही बाकी अकाउंट्स क्लोज करेंगे। इधर हम ऊपर लिख लेते हैं टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट। ये रेवेन्यू अकाउंट जो हमने पिछले पेज पर क्लोज किया। नेक्स्ट हमने कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस हम हमेशा सारे डेबिट करते हैं, लेकिन तब जब एक्सपेंसेस का बैलेंस बढ़ जाए। जब हमने एक्सपेंसेस का बैलेंस ज़ीरो पर लेकर आना तो हम उन सबको क्रेडिट कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले इनकम समरी को डेबिट करेंगे, और इनकम समरी में वैल्यू क्या आएगी जब हम सारे एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे। अब एक्सपेंसेस में इधर हमारे पास है सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस।
सर्विस एक्सपेंस, अब यहाँ से लेकर इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। 1700, 3500, इन सब की हमने क्रेडिट में लिखनी है। अब हम इन सबको टोटल करेंगे। यहाँ थे 1,46,000। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इनकम समरी के अकाउंट को क्लोज करना है। उस अकाउंट को हम किस तरह क्लोज करते हैं कि हम पहले देखेंगे कि हमारे पास इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस क्या है। वो है 1,57,200। फिर हमारे पास इनकम समरी का डेबिट बैलेंस कितना है, वो है 1,46,000। हमने क्या करना है, 157,200 माइनस 1,46,000। यहाँ थे 1 लाख, यहाँ थे 11,200। इस 11,200 को हम डेबिट कर देंगे। इधर नीचे पहले हम लिखते हैं टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट। ओ इधर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 1,02,000 तो यहाँ से देख कर लिख दिया। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 1,02,000, लेकिन साथ ही हमें कहा गया था रिमेंबर टू कंसीडर द इन्वेंट्री ऑफ फॉर श्रिंकेज दैट इज़ मेड टू सॉल्व क्विक स्टडी 5-4। 5-4 में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक एंट्री लिखी थी, ये जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 1,900 डेबिट किया था। तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस जब हम ज़ीरो करेंगे तो हम इस 1,900 को भी साथ क्रेडिट करेंगे। अब इसके साथ हम लिख देते हैं प्लस 1,900। ये इस तरह नहीं लिखना था, इसको इसमें ऐड करके फाइनल वैल्यू लिखनी थी। तो हमारे पास जो 1,46,000 इसमें हम 1,900 मज़ीद ऐड कर देंगे। 146,000 प्लस 1,900 या तो 1,47,900। 47,947 ये हो गया 1,47,900। अब हमने टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट इधर आ गया। नेक्स्ट जब हम इनकम समरी का अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमारे पास इनकम समरी का पिछला बैलेंस था 1,57,200, उसमें से हमने 1,47,900 माइनस करने हैं। 157,200 माइनस 147,900 या तो 9,300। अब हमारे पास इनकम समरी में सिर्फ ये रह गया, तो हम इधर लिखेंगे इनकम समरी। ये हमारे पास आ जाता है 9,300। साथ इधर हमने कैपिटल को अब हमने क्रेडिट कर देना है। कैपिटल में हमारे पास है 9,300, इसको हम एज इट इज़ क्रेडिट कर देंगे। इनकम समरी के जो रिमेनिंग बैलेंस होता है पहली दो ट्रांजैक्शंस के बाद, वो हमेशा कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है।
अब अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे, दोनों इनकम समरी के डेबिट अकाउंट्स को, तो ये बनता है 1,57,200, जो कि हमारे इनकम समरी की क्रेडिट बैलेंस की बना। इस तरह इनकम समरी का अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो इधर हमने लिख दिया टू क्लोज इनकम समरी। नेक्स्ट हमने विड्रॉल्स का अकाउंट क्लोज करना है। विड्रॉल्स को हम हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन जब हमने उनको क्लोज करना है तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। इधर हम लिखेंगे T-Nix विड्रॉल्स और इधर हम लिखेंगे T-Nix कैपिटल। कैपिटल को हम वैसे क्रेडिट करते हैं जब उसका बैलेंस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उसका बैलेंस कम हो रहा है क्योंकि विड्रॉल्स की वजह से उसका बैलेंस कम हो रहा है। तो विड्रॉल्स है 7,000, 7,000 को हम इधर क्रेडिट करेंगे और इधर हमने जो विड्रॉल्स होते हैं वो उस अमाउंट को कहते हैं जो ओनर खुद निकलवाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसीलिए वो ओनर की कैपिटल में से ही डिडक्ट होते हैं। ये एक्सपेंस नहीं होता जो हम इसको एक्सपेंसेस के साथ लिखें। तो इस तरह हमने सारे टेम्परेरी अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक स्टडी 5-6। उसमें हमने क्या करना है, यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द एसिड टेस्ट रेशो। एक्सप्लेन व्हाट द एसिड टेस्ट रेशो ऑफ अ कंपनी मेजर्स। हमें कुछ डाटा गिवन है और हमसे कहा गया कि हमने एसिड टेस्ट रेशो मेजर करनी है इस डाटा को यूज़ करके, और हमने बताना है कि एसिड टेस्ट रेशो का क्या बेनिफिट है या हम एसिड टेस्ट रेशो क्यों फाइंड करते हैं। तो एसिड टेस्ट रेशो बताती है कि एक कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उनको पे कर सके। अब लाइबिलिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। एसिड टेस्ट रेशो से हम ये देखते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं या जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने की हमारे पास कितनी एबिलिटी है। उसके लिए हम करंट रेशो वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, लेकिन एसिड टेस्ट रेशो और करंट रेशो में क्या फ़र्क होता है कि एसिड टेस्ट रेशो में हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से एसेट्स हैं जिनको जो जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकें ताकि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को फौरी तौर पर पे कर सकें। अब अगर हम इसमें देखें तो जो कैश है वो तो जाहिर सी बात है कैश है, इसको तो मज़ीद कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैश यूज़ हो सकता है अपनी करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल। जो अकाउंट रिसीवेबल है ये भी अगर ये हमें बहुत कम टाइम में हमें हमारे कस्टमर ने पे कर देना है तो ये भी यूज़ हो सकता है करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री वो सामान होता है जो हम आगे सेल करने के लिए ख़रीदते हैं, तो इसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते एसिड टेस्ट रेशो फाइंड करने में। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको भी कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो इसीलिए हम इसको भी यूज़ नहीं करते एसिड टेस्ट रेशो फाइंड करने में। नेक्स्ट है अकाउंट्स पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो जो एसिड टेस्ट रेशो है उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है करंट एसेट्स और एक होता है करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में तो हमारे पास आ जाता है कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या आता है, उसमें हमारे पास अकाउंट्स पेएबल और अदर करंट लाइबिलिटीज़। ये तो नाम से पता चल रहा है कि इसको हम लिखेंगे, लेकिन अकाउंट्स पेएबल भी आएगा क्योंकि अकाउंट्स पेएबल वो होता है जो हमने जल्दी पे करना होता है, लेकिन नोट्स पेएबल वो होता है जो हम जिसको पे करने के लिए हमारे पास कुछ साल का टाइम होता है। तो इसीलिए हम एसिड टेस्ट रेशो फाइंड करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं इसमें एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला। उसकी क्या वैल्यू होती है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा हम इसको मज़ीद लिखेंगे।
इधर करंट एसेट काफ़ी जनरल हो गया है और ये बन जाता है करंट रेशो का फॉर्मूला, तो इसको हम लिख देते हैं करंट रिसीवेबल, क्योंकि बुक में भी ये फार्मूला गिवन है, कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास इसमें करंट रिसीवेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल और कैश है, और करंट लायबिलिटीज़ में भी हमारे पास 2 अकाउंट्स गिवन है, हम उनकी वैल्यू लिखेंगे। $1200 है हमारे पास कैश, 2700 है अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज़ से जो कि है 950, और साथ में हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है जो कि अंडरस्टूड होता है कि वो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं 4750। $1200 प्लस 2700 $3900 ओवर 950 प्लस 4750, यहाँ जाता है 0.68। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एसी टेस्ट रेशो एंड करंट रेशो, कंपेयर एंड डिस्क्राइब हाउ द 2 रेशोज रिफ्लेक्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसको हम इधर से देख लेते हैं। एसी टेस्ट रेशो, फॉर मैनी मर्चेंडाइजर्स इन्वेंट्री मेक्स अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स। जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं उनके लिए इन्वेंट्री जो अगर हमारा मर्चेंडाइज का बिजनेस है तो जाहिर सी बात है कि हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज़ करनी है और उसको आगे सेल कर देना, तो हमारा ज़्यादातर जो एसेट होगा वो इन्वेंट्री पर ही होगा। इन्वेंट्री मस्ट बी सोल्ड एंड एनी रिजल्टिंग अकाउंट रिसीवेबल मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर कैश इज़ अवेलेबल। हमारा जो मेन पर्पस होता है इस बिजनेस का, उसके लिए हमें इन्वेंट्री जल्द से जल्द सेल करनी होती है। चैप्टर 4 एक्सप्लेन दैट द करंट रेशो डिफाइंड एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज यूजफुल इन असेसिंग अ कंपनीज एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो करंट रेशो है वो बताती है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट रेशो आ जाती है। और करंट रेशो का क्या फ़ायदा होता है ये हमें बताती है, इससे हम एसेस कर सकते हैं कि जो एक कंपनी है वो कितनी कैपेबल है कि वो अपनी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की जो बात नहीं है, उनको पे कर सके। Since it is sometimes unreasonable to assume that inventories are a source of payment for current liabilities, we look to other measures. तो अक्सर ऐसा होता है कि जो इन्वेंट्री ये बात तो हमें पता है कि जो इन्वेंट्री का उसको कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो इसीलिए हम किसी और तरीके से करंट रेशो के अलावा कोई और मेथड देखते हैं जिससे हम अपने ज़हन में ये रख सकें कि हम अपनी लायबिलिटीज़ पे कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ होती है, वन मेजर ऑफ अ मर्चेंडाइजर्स एबिलिटी इज़ टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज़ इज़ द एसिड टेस्ट रेशो। It differs from current ratio by excluding less liquid current assets such as inventory and prepaid expenses that takes longer time to be converted to cash. जब हम करंट रेशो फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वो सारे एसेट्स लिखते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इन्वेंट्री को भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा वक्त लेती हैं और हमें कोई ऐसा तरीका देखना है जिससे हम अपनी लायबिलिटीज़ जल्दी पे कर सकें, तो वो है एसिड टेस्ट रेशो। तो करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो में क्या फ़र्क है कि करंट रेशो में हम इन्वेंट्री को भी कंसीडर करते हैं एसेट्स में और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन जो एसिड टेस्ट रेशो है उसमें हम सिर्फ कैश को कंसीडर करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को कंसीडर करते हैं। तो एसिड टेस्ट रेशो इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्विक रेशो। इट इज़ डिफाइंड एज क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड करंट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो ये एसिड टेस्ट रेशो का हमारे पास फार्मूला गिवन है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, एन एसिड टेस्ट रेशो लेस देन 1.0 मीन्स दैट द करंट लायबिलिटीज़ एक्सीड क्विक एसेट्स। अगर हमारी जो एसिड टेस्ट रेशो है उसका आंसर 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। A rule of thumb is that the acid test ratio should have a value near or higher than 1.0 to conclude that the company is unlikely to face near-term liquidity problems.
हमारा जो एसिड टेस्ट रेशो है उसका आंसर हमेशा 1.0 के करीब आना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें जल्दी अपने एसेट सेल नहीं करने पड़ेंगे लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। A value much less than 1.0 raises liquidity concerns unless a company can generate enough cash for inventory sales or if much of its liabilities are not due until late in the next period. इसी तरह एक कंपनी जिसकी वैल्यू कम होगी 1.0 से, एसिड टेस्ट रेशियो की वैल्यू कम होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा कि उसको अपनी इन्वेंट्री सेल करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। लेकिन जिसकी 1.0 से ज़्यादा होगी उसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। वैसे 0.68 ये वैल्यू हमारे पास 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसको फेस करना पड़ेगा। तो जो 0.68 है ये कम है 1 से, तो इसका मतलब है कि कंपनी को अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा अगर उसको लाइबिलिटी जल्दी पे करनी है तो, यानी चांसेस ज़्यादा हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 क्विक स्टडी 5-8, उसमें है आइडेंटिफाई वेदर ईच डिस्क्रिप्शन बेस्ट अप्लाइज टू अ पीरियोडिक और अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने बताना है कि ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता है या परपेचुअल में। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले दोनों को समझ सकें। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बैलेंस हर वक्त अपडेट नहीं करते। मतलब हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने साथ साथ हर ट्रांजैक्शन के साथ, हर जर्नल एंट्री के साथ हम साथ साथ बैलेंस अपडेट करते रहते थे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का भी। लेकिन जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम साथ साथ नहीं करते, उसमें हम एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी कितनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सेल हो चुकी है। अब इसको इस टेक्स्ट के जरिए समझते हैं। A periodic inventory system requires updating the inventory account only at the end of a period. जो periodic inventory system होता है उसमें हमने inventory account का बैलेंस सिर्फ एक specific period के आखिर में अपडेट करना होता है। It reflects the quantity and cost of both the goods available and the goods sold. इससे क्या होता है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन दोनों की ट्रांजैक्शन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। Thus, during the period, the merchandise inventory balance remains unchanged. अब जब हम साथ साथ इन्वेंट्री का बैलेंस मेजर नहीं करें तो इसका मतलब है कि merchandise इन्वेंट्री का बैलेंस ओवरऑल सेम रहेगा। It reflects the beginning inventory balance until it is updated at the end of the period. During the period, the cost of merchandise inventory is recorded in the temporary purchases accounts. हमने merchandise inventory को साथ साथ अपडेट नहीं करना, इसीलिए हम एक टेम्परेरी अकाउंट परचेजेस का अकाउंट बना लेते हैं और उसमें हम सब कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेकिन जो परपेचुअल सिस्टम होता है उसमें हम merchandise इन्वेंट्री को साथ साथ अपडेट करते हैं, इसलिए उसमें merchandise इन्वेंट्री का अकाउंट ही यूज़ होता है। When a company sells merchandise, it records revenue but not cost of goods sold. जब एक कंपनी मर्चेंडाइज को सेल करती है पीरियोडिक सिस्टम में तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करती है लेकिन साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखती। At the end of the period, when a company prepares financial statement, it takes a physical count of inventory by counting the quantities and the cost of merchandise available. The cost of goods sold is then computed by subtracting the ending inventory amount from the cost of merchandise available for sale. फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है उसको हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल से। जो चैप्टर नंबर 5 है वो है परपेचुअल सिस्टम पर, लेकिन जो चैप्टर नंबर 6 है जो हम इसके बात करेंगे वो है पीरियोडिक सिस्टम पर। तो जो पीरियोडिक सिस्टम है वो वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इस चैप्टर का मेन फोकस परपेचुअल पर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई वेदर ईच डिस्क्रिप्शन बेस्ट अप्लाइज टू पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ए प्रोवाइड्स मोर टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। अब हमने अभी पढ़ा कि जो पीरियोडिक है उसमें हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का बैलेंस साथ साथ अपडेट नहीं करते। इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर अगर किसी मैनेजर ने ये देखना कि उसके पास कितनी इन्वेंट्री रह गई है तो उसको फ़ौरन से नहीं पता होगा, क्योंकि हम पीरियड के आखिर में देखेंगे। अगर पीरियड के दरमियान में मैनेजर देखना चाह रहे हैं तो उसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करना होगा। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इट प्रोवाइड्स मोर टाइमली इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। तो इधर हम लिख देंगे परपेचुअल।
नेक्स्ट है रिक्वायर्स एन एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री श्रिंकेज। अगर हमारी इन्वेंट्री श्रिंकेज का क्वेश्चन हमने क्विक स्टडी 5-4 में भी किया था कि हमारे पास लेजर में इन्वेंट्री का बैलेंस कुछ और होता है, लेकिन जब हम उसको फिजिकली काउंट करते हैं तो वो बैलेंस कुछ और होता है। तो इन्वेंट्री श्रिंकेज की पीरियोडिक में कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने साथ साथ इन्वेंट्री को अपडेट ही नहीं किया होता, हम उसको एट द एंड ही करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास इन्वेंट्री की 2 वैल्यूज़ आती ही नहीं है। पीरियोडिक में हमारे पास इन्वेंट्री की एक वैल्यू ही होती है। एक तो वो होती है जो बिगनिंग में होती है, और फिर हम पूरी अपनी सारी जर्नल एंट्रीज देखते हैं, और जहाँ जहाँ हमने इन्वेंट्री सेल की होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर आखिर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है। तो पीरियोडिक में तो इन्वेंट्री श्रिंकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इधर आ जाएगा परपेचुअल। नेक्स्ट है मार्कली इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड पॉपुलैरिटी इन बिजनेस विद इन द पास्ट डिकेड। अब हमें ये बताना है कि बिज़नेस में पिछले कुछ सालों में ज़्यादा पीरियोडिक यूज़ हो रहा है या परपेचुअल। इसके लिए हम पीछे से एक मसला पढ़ लेते हैं। तो ये कहीं नहीं। किसी चैप्टर में ये मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका आंसर होगा परपेचुअल, क्योंकि परपेचुअल में हमें साथ साथ पता लग रहा होता है कि हमारा जो इन्वेंट्री का अकाउंट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अकाउंट है, उसका बैलेंस कितना है। और ऊपर भी हमने लिखा था कि इट प्रोवाइड्स मोर टाइमली इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स। और इस परपेचुअल का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इन्वेंट्री श्रिंकेज की वजह हमें पता चल जाती है, तो इसका हम परपेचुअल करते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ईच टाइम अ सेल्स ट्रांजैक्शन अकर्स। इसका भी परपेचुअल है। हमने परपेचुअल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी इन्वेंट्री सेल होती है हम फ़ौरन उसको रिकॉर्ड करते हैं, और इन्वेंट्री के साथ दूसरी जो अकाउंट हम लिखते हैं जर्नल एंट्री में वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन सब का परपेचुअल है। फिर है क्विक स्टडी 5-9A रेफर्स टू क्विक स्टडी 5-1 एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ द मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था 5-1, हमने उसी को दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन पहले हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के साथ किया था सॉल्व, अब हम इसको पीरियोडिक के साथ करेंगे। इस तरह आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास purchased 500 units of product with a list price of $5 per unit. The purchaser is granted a trade discount of 20%. Terms of sale are 2/10, N/60. तो सबसे पहले हमने यूनिट्स परचेज किए हैं 500 यूनिट्स, और 500 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने पीछे सॉल्व किया था, आगे दोबारा कर लेते हैं। 500 यूनिट्स हैं और एक $5 का, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 5,
2500 की हो गई, और हमें साथ 20% डिस्काउंट भी मिला था, तो हमने इसमें से 500 माइनस किया था, तो 2000 के हमने परचेजेस की थी। इधर हम लिखेंगे परचेजेस 2000। लास्ट टाइम हमने जब पीरियोडिक में किया था तो हमने इधर लिखा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नहीं, लास्ट टाइम हमने जब परपेचुअल सिस्टम किया था तो उसमें इधर हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री किया था, ये पीरियोडिक है। और अभी हमने पेमेंट क्योंकि नहीं की तो इधर आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट इसके साथ ही हम एंट्री में रिकॉर्ड इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी रिकॉर्ड कर देते हैं कि 500 यूनिट्स और एक है $5 का, तो ये बन गया है 2500। इसमें से हमने माइनस किया है 500। ये 500 किस चीज़ की? ये 20% डिस्काउंट है जो दिया गया है। 2500 माइनस 500 ये हो गया 2000। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे। March 7 को रिटर्न 50 डिफेक्टिव यूनिट्स फ्रॉम March 5 परचेज एंड रिसीव्ड फुल क्रेडिट। हमने 50 यूनिट्स वापस कर दिए हैं। इधर हम लिखेंगे March 7 और हमने 50 यूनिट्स वापस किए, तो इसका मतलब है कि हमने जो अकाउंट्स पेएबल है उसका बैलेंस हमने पहले हमने 2000 देने थे, वो थे 500 यूनिट्स के, लेकिन जब हमने 500 यूनिट्स के, लेकिन जब हमने 50 यूनिट्स वापस कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि अब हमने 500 को हम 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई 5 250, यानी अब हमने 250 रुपीज़ कम देने हैं, तो इसीलिए हमने अकाउंट्स पेएबल को डेबिट किया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। साथ हम दूसरा अकाउंट इसमें हम क्रेडिट क्या करेंगे? परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस। वो भी है 250। जब हमने परपेचुअल किया था तो हमने इधर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखा था कि हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारा एसेट था वो हमने 250 रुपीज़ की वापस कर दिया, तो वो कम हो गया था एसेट, इसलिए हमने उसको क्रेडिट में लिखा था। लेकिन यहाँ पर पीरियोडिक में क्योंकि हमने साथ साथ नहीं लिखना कि हमने कितनी हमने इन्वेंट्री का अकाउंट साथ साथ अपडेट नहीं करना, इसीलिए हम उसको परचेज में ही लिखेंगे। इसके भी हम लिख देते हैं कि 50 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 250। फिर हमारी नेक्स्ट है 11th, नहीं नेक्स्ट है 15। पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम March 5 परचेज लेस द रिटर्न ऑन March 7। हमने March 5 को जो हमने क्रेडिट पर ली थी हमने क्रेडिट पर जो परचेजेस की थी उसको हमने पे कर दिया March 15 को, लेकिन साथ ही हमने March 7 का रिटर्न भी इसमें से माइनस कर देना 15। इधर अब हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमने कैश पे करना है तो इधर हम कैश लिखेंगे, साथ ही हम अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देंगे और इधर हम लिखेंगे परचेज डिस्काउंट। क्योंकि हमने 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी है तो हमारा जो कैश था वो कितना था? पहले हम अकाउंट्स पेएबल में देखते हैं कि हमने 2000 पे करने थे, 2000 में से 250 हमने वापस कर दिए थे, नहीं 250 की हमने परचेज़ वापस कर दी थी, तो 2000 माइनस 250 यह आ जाता है 1750। तो अकाउंट्स पेएबल यानी अभी हमने 1750 पे करने थे, लेकिन अब उसमें से हमने कैश कितना दिया और हमें डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से 35 का हमें डिस्काउंट मिला है, और 1750 माइनस 35 1715,
तो 1715 हमने पे करना है। हमारा जो पिछला हमने जब इसको पीरियोडिक परपेचुअल के अकॉर्डिंग किया था तो भी हमारी वैल्यूज सारी यही थी, लेकिन कुछ अकाउंट्स के नाम बदल गए हैं। जैसे इधर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखते थे, इधर हमने परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंस लिखा है, और इधर हमने परचेज डिस्काउंट लिखा है, जबकि पहले हमने इन्वेंट्री डिस्काउंट लिखा था आई थिंक। इसमें भी पहले परचेज डिस्काउंट ही आया था। लेकिन नहीं, इधर अब हम परचेज डिस्काउंट की जगह लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि परचेज डिस्काउंट आता है पीरियोडिक में। तो क्विक स्टडी 5-9 को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है क्विक स्टडी 5-10। रेफर टू क्विक स्टडी 5-2 एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ द मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग दैट द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड। हमने अब क्या करना है, क्विक स्टडी 5-2 का डाटा यूज़ करना है, लेकिन उससे जर्नल एंट्री जो रिकॉर्ड करनी है वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। तो सबसे पहले है April 1 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 2000 ग्रांटिंग द कस्टमर टर्म्स ऑफ 2/10 इनवॉइस डेटेड April 1 द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज 1400। तो अब हमने पीरियोडिक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। जब हमने पीरियोडिक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है तो हमने ये द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज 1400 हम इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज का बैलेंस साथ साथ अपडेट नहीं करना। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 2000, इसको हम लिखेंगे हमारी जो सेल्स हैं, सिंपल जो सेल्स है वो है 2000 की। सेल्स क्रेडिट करनी होती हैं, सेल्स है 2000 की, और हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देना। वो भी 2000 से। तो इधर हम इसको द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज 1400 इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो पीरियोडिक में एंड में फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं हम। परपेचुअल में हम साथ साथ बैलेंस अपडेट करते रहते हैं, इसलिए परपेचुअल में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। फिर है द कस्टमर इन द April 1 सेल रिटर्न मर्चेंडाइज एंड रिसीव्ड क्रेडिट फॉर 500। द मर्चेंडाइज विच हैड कॉस्ट 350 इज रिटर्न टू इन्वेंट्री। हमने इसमें सेकंड स्टेटमेंट को फिर से इग्नोर कर देना। तो इसमें हमने 500 की जो इन्वेंट्री है वो हमें कस्टमर ने वापस कर दिया। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, और ये हुआ कब है, 4th को। इधर हम लिख देंगे, अब हमें अकाउंट रिसीवेबल को इसमें क्रेडिट कर देना। अकाउंट रिसीवेबल को हम इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब हमने ये पैसे कस्टमर से नहीं लेने, क्योंकि वो हम इतने की चीज़ वापस कर चुके। तो इधर हम डेबिट कर देंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। कितना है ये, 500। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है, उसमें है April 11 received payment for the amount due from April 1 sale less the return on April 4। हमें 11 अप्रैल को पेमेंट मिल गई है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन किस तरह रिकॉर्ड करना है कि April 4 को जो कस्टमर ने हमें
इन्वेंट्री वापस की थी और हमने अकाउंट रिसीवेबल में से वो पैसे काट लिए थे, यानी क्रेडिट कर दिए थे, उसको भी हमने इसमें से लेस करना है। साथ ही हमने कस्टमर ने हमें 10 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमें 2/10 के अकॉर्डिंग 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा, तो हमें वो भी रिकॉर्ड करना है। इसको किस तरह करेंगे, इधर हम लिखेंगे कैश, साथ हम लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट, और इधर हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमने सारा क्रेडिट कर देना है क्योंकि इसका बैलेंस 0 हो रहा है। तो क्या अकाउंट रिसीवेबल में पहले हमारे पास कितना था, 2000 इधर डेबिट था, 500 हमने क्रेडिट किया, 2000 माइनस 500 यानी 1500। इन दोनों क्रेडिट को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2000, और 2000 भी क्रेडिट में, 2000 ही डेबिट में। फिर हमें 1500 में अब हमने 2% डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लाई बाय 2% या आता है 30, यानी 30 का हमने डिस्काउंट दिया, और 1500 में से जब हम माइनस करेंगे 30 तो आ जाता है 1470, मतलब 1470। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज हमने क्विक स्टडी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।